अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने सेशन में ऐसी शख्सियात को बुलाते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ में एक ऐसा किरदार अदा किया जो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे मेहमान हैं जो यूनाइटेड नेशन सिविक एजुकेशन के वॉलंटियर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूथ जनरल असेंबली फैसलाबाद हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ टीम सरेआम फैसलाबाद और हनी बी डाइट प्लान के फाउंडर हैं। क्योंकि वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैं बात कर रहा हूँ अपनी मेहमान सैयदा रामीन रियाज की। अस्सलाम वालेकुम रामीन रियाज। वालेकुम सलाम। रमीन कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। रिजवान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। रमीन, आजकल आपकी मसरूफियत क्या है? अपने बारे में थोड़ा सा तारफ करवा दें। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आजकल मैं एज ए यूनाइटेड नेशन सिविक एजुकेशन वॉलंटियर के तौर पे काम कर रही हूँ। तो आजकल बेसिकली मसरूफियात वही हैं कि सेशंस देने होते हैं ऑनलाइन, और दूसरी तरफ हनी बी डाइट प्लान के काम चल रहा है। अपॉइंटमेंट्स होती हैं लोगों की, तो डिफरेंट डाइट प्लान वगैरह देने का काम चलता रहता है। उसके साथ साथ बुक्स रीडिंग का भी काम जारी रहता है। ये आज की मसरूफियात है लॉकडाउन में। रमीन, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जी मैं रिजवान साहब, नजर साहब से कांटेक्ट हो रहा है, उनका कनेक्शन मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। मदर साहब से कनेक्शन नहीं हो पा रहा। कई बार मैंने कॉल करने की कोशिश की है इस वजह से। चलें, ठीक है। अच्छा रमीन, ये यूएनडीपी सिविक एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा तारफ करवा दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे जानने वालों में इस बारे में इतनी आगाही नहीं है कि यूएनडीपी क्या है और इसके बारे में कैसे लोग ज्वाइन करते हैं और क्यों करते हैं इसको। और ख़ास तौर पे सिविक एजुकेशन एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इसके बारे में भी आप बता दें। ठीक है। जो है यूनाइटेड नेशंस, उसके एक प्रोजेक्ट है, उसमें आता है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी के आगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनाइटेड नेशन सिविक एजुकेशन वॉलंटियर का। अब सिविक एजुकेशन क्या है कि समाजी तालीम। अब सिविक एजुकेशन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसमें बेसिकली चीज़ें आती हैं कि आपको जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस हुकूमती निज़ाम का पता हो, आपको आपको पता हो कि आप एक शहरी हैं तो आपके क्या राइट्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी गवर्नमेंट जो है कैसे काम कर रही है, और इस सब में यूथ को लेकर आना और यूथ को एम्पावर करना और इन्हें बताना कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और वो कैसे जो है बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके यूएनडीपी पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो यूएनडीपी पाकिस्तान का फेसबुक पेज है, अगर हम उसे विजिट करें तो हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नजर आते रहेंगे। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप यूएनडीपी पाकिस्तान का पेज लाइक करें, वहाँ से प्रोजेक्ट्स देखें। रामीन, आपने जो हनी बी डाइट प्लान के नाम से जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? जी, वो दरअसल हमारा खुद मेरा और मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, उनका इनिशिएटिव है कि लोगों को डाइट प्लान दिया जाए। लेकिन देखिए, हम देखते हैं कि हम डाइटिशियंस का जो है हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। लोग ये समझते थे कि डाइटिशियन की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, और जो डाइटिशियंस के जो इस डिग्री के बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि हमारी फील्ड का कोई इतना स्कोप नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्कोप को थोड़ा सा बनाया जाए, खुद से कुछ क्रिएट करके देखा जाए। क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल्स में जॉब्स ही ढूंढते रहेंगे तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस होते भी नहीं है, और जहाँ होते हैं एक दो हैं, और वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी पुराने लोग हैं जो बैठे हैं। तो ऐसे में हमें अपना कोई रास्ता ढूंढना था, तो हमने सोचा कि खुद से एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिर हनी भी डाइट प्लान स्टार्ट किया। वहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, हम एक काउंसलिंग सेशन होता है, और एक मजे की बात ये है कि हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है, हम उनसे कंसल्टेशन फीस लेते हैं, वो बहुत कम है, जो आम लोग इजीली अफोर्ड कर सकते होते हैं। और अगर एज कम्पेयर टू हम बाकियों की देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा पर्पज़ ये था कि जो मिडिल क्लास अवाम है या जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकी, हम उनको भी अच्छे डाइट प्लान दें, और ताकि वो भी हेल्थ की तरफ आ सके। जी बिल्कुल। वैसे रिजवान साहब, हमें अपना सेशन स्टार्ट करना चाहिए, इंट्रोडक्शन हो गया। तो रामीन, आपसे मैं एक सवाल करूंगा। आप पिछले 4 साल से यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। आपने बहुत से जी, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया होगा। तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो यादगार रहा हो और आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया होगा उसमें,
कौन सा ऐसा प्रोग्राम और क्यों एंजॉय हुआ उस प्रोग्राम के अंदर? प्रोग्राम तो डिफरेंट इंजॉय किए, बहुत से थे जिनमें बड़ा मजा भी आया। एक इवेंट था लम्स में हुआ था, कंपटीशन, लिटरेचर कंपटीशन, जिसमें हमने एज अ बैतबाजी में भी पार्टिसिपेट किया और जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। तो वो जो था एक इवेंट, एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, क्योंकि लिटरेचर से बड़ी मोहब्बत है और लिटरेचर को रिप्रेजेंट करने वहाँ गए थे, तो और दोस्तों के साथ स्पेशली गए। तो फिर 5 लड़कियां थी, मुझे आज तक याद है कि वो एक 5 लड़कियां थी हम, और एक वन नाइट स्टे भी था। बहुत अच्छा एक वो इवेंट था जो बहुत अच्छा गुजरा। रमीन, क्या वो इवेंट इसलिए यादगार था क्योंकि आपने वहाँ पे पोजीशंस ली थी? नहीं, उस इवेंट में तो मेरी पोजीशन नहीं आई थी। अच्छा। बल्कि वो इसलिए यादगार था क्योंकि हम 5 अकेली दोस्त थे, अकेली थी, तो वो अच्छा। इंजॉयमेंट ज्यादा हो गई। जी। सही सही। अच्छा। अ, उस इवेंट के अंदर नुमान लतीफ भाई भी थे? उस इवेंट में नहीं, उस इवेंट में नुमान लतीफ नहीं। अच्छा, जो जिस इवेंट के अंदर आपने पोजीशंस ली थी, आप थी और आपके साथ इकरा असलम थी मेरा ख्याल है, तो उस इवेंट के जी बारे जी में आपका क्या ख्याल है? जी, वो बैटबाजी का एक इवेंट था, उसमें नुमान लतीफ भी हमारे साथ थे। वो बैटबाजी में बड़ा अच्छा रहा था, उसमें हमारी टीम बड़ी अच्छी रही थी। उसका बेसिक फायदा उसमें ये हुआ था कि सर नुमान जो थे वो हमें गाइड करते रहे, और नीचे से स्टेज पे नीचे से हमें इशारे कर रहे थे कि हाँ अब ये वाला शेर अच्छा पढ़ रहे हो तुम, अब रामीन पढ़े, अब इकरा पढ़े। तो स्पोर्ट बहुत ज्यादा थी, जब किसी भी चीज में स्पोर्ट ज्यादा होती है तो इंसान ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा कर जाता है। तो स्पोर्ट की वजह से स्पेशली, और अगर किसी बैतबाजी की कंपटीशन में नहीं पोजीशन आई तो मेरे ख्याल से उसकी एक वजह ये थी कि स्पोर्ट कम था इवेंट्स में। वैसे रिजवान साहब, अच्छा। नुमान लतीफ भाई जो है वो हमें भी बहुत सपोर्ट करते रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने हमें भी सिखाया है। वो हमारी इंस्पिरेशंस में से एक इंस्पिरेशन है और बहुत अच्छे बैतबाज और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। बिल्कुल, वैसे इसमें कोई शक नहीं है। रिजवान साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रमीन है वो क्लैप चाइल्ड लेबर एरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर भी काम करती रही हैं और बहुत अच्छा इन्होंने हाँ। काम किया उसमें। तो रमीन, अगर आप क्लैप के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है और किस तरह का काम कर रही है। जी बिल्कुल। क्लब को मैंने ज्वाइन किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से, सेकेंड सेमेस्टर में जब इंट्रोडक्टरी सेमिनार होता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो बच्चों को प्रमोट करती हैं जो पढ़ नहीं रहे होते, उनको पढ़ाई की तरफ लेकर आते हैं, और फिर उनके एक्सपेंसेस होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे वो लोग उठाते हैं। और हमने दिने कितने पैसे होते हैं, एक महीने के 150, यानी कि एक दिन के आपके 500 रुपये बनते हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत इंस्पायर की, और मैंने फिर सिर्फ एज अ डोनर ज्वाइन किया, और फिर मैंने वैसे ही लिख दिया ऊपर, वैसे ही लक आजमाने पे आप कह सकते हैं कि ना मैं कलेक्शन ग्रुप लीडर बन जाऊँ अपनी क्लास से कलेक्शन लिया। तो वॉलंटियर वर्क का बहुत शौक था, यूनिवर्सिटी भी नहीं स्टार्ट थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को कर लेते हैं। बहुत सी क्लास में बहुत से बच्चों ने लिखा, लेकिन मैंने भी लिख दिया, वो बाई चांस मैं कलेक्शन ग्रुप लीडर बन गई। अब ये होता था कि मेरी फिर कलेक्शन ज्यादा होती थी, क्योंकि मैं ढीठ होके आप कह लें कि बच्चों से मांगती रहती थी, दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो। तो वो देते रहते थे, तो वो कलेक्शन मेरी ऐसे ऐसे ज्यादा होती थी। फिर जब क्लब की हायर टीम ने देखा कि ये बच्ची इंटरेस्ट लेके काम कर रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो रिसेंटली अभी मैं 1 साल हुआ कि उनकी मेन जो कैबिनेट है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की, उन्होंने मुझे वहां पे एज अ मैनेजमेंट टीम हेड के तौर पर रख दिया। तो पहले मैं निफ्सैट कोऑर्डिनेटर भी रही, लेकिन अब जो है मैंने काम किया कर रही हूँ बल्कि एज अ मैनेजमेंट टीम हेड ऑफ क्लब। तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जो है वॉलंटियर वर्क बड़े ट्रस्ट के साथ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन आप जो है गरीब बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम कर रहे होते हैं, तो एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है, वो हो जाती है। वही ना। रमीन, अगर आपकी 4 साल कैरियर, एजुकेशन कैरियर को देखें तो हमें ये बात देखने में मिलती है कि आपने कितने प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं जिसके अंदर आपने चंदा मांगने वाला काम बहुत किया है, और जी बिल्कुल, इसकी क्या वजह ऐसा ही है? है। पहले जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग की इवन क्लब की, तो मैंने जब मांगती थी लोगों से तो मुझे बहुत शर्म आती थी, मैं कहती थी मैं ऐसे कैसे मांगू। लोग बड़ी बातें भी हम्म। सुनाते थे स्पेशली क्लब के लिए, तो कि तुमने बस यही मांगने वाला काम है, तो वो ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है हर्ट होती है। तो मुझे ये बात फील हुई, मुझे पता चला कि ना मुझे ये फील होता है, मुझे मैं हर्ट होती हूँ इस बात से। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को इम्प्रूव कर लिया जाए और अपने आप को बेहतरी की तरफ लाया जाए, यही काम किया जाए।
फिर मैंने जब ज्यादा मांगना शुरू किया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, एक अमल का प्रोजेक्ट था हमारा, बहुत अच्छा रहा। एक हमने स्कूल रेनोवेट किया था, तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा मांगना पड़ा, उसमें हमने 70,000 क्लिक किया था। तो बड़े लोगों से अच्छा। मांग मांग के तो फिर वो खत्म ही हो गई। अब फील ही नहीं होता था कि, क्योंकि अंदर एक ये बात होती थी कि मैं कौन सा अपने लिए मांग रही हूँ, मैं लोगों के लिए मांग रही हूँ ना, लोगों की भलाई होगी। तो ये इसी तरह से फिर मांगने का जो है वो चलता रहा, फील ही नहीं होता, तो अब अच्छा लगता है मांगना। देख, अच्छा, मतलब इसीलिए हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी तक मांग रहा है। मतलब ये आप फीलिंग्स आप भी जान सकती है बेहतरी ना के तो, बेसिक तौर पे। क्योंकि अच्छा। अच्छा। हम कई दफा मांग रहे होते हैं अपने लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। लोगों के लिए मांगना में कोई बंदे को हार महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बंदा दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा होता है, अपनी सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा होता। क्यों रिजवान साहब? जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो अगर दूसरों की भलाई के लिए किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बिल्कुल हाथ फैलाने में कोई महसूस नहीं होती यार। बिल्कुल। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ और पब्लिक लाइफ को आप किस नज़र से देखती हैं? आपने यूनिवर्सिटी के अंदर काफी क्लब्स को ज्वाइन किया था, क्लैप है, सा है, न्यूट्रिशन के अंदर भी आप काफी एक्टिव रही हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से बाहर सरेआम टीम के अंदर भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं। आप यूनिवर्सिटी लाइफ और जो एक नॉर्मल आदमी, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उसकी लाइफ को आप किस नज़र से देखती हैं? अगर देखें तो हमारी जो वो जिंदगी गुजरी होती है ना यूनिवर्सिटी लाइफ की, हम जो यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारते हैं ना, स्पेशली अगर आप किसी क्लब्स वगैरह में हैं, तो आपने बहुत सी चीजें सीखी होती हैं। तो जब आपने इस तरह की चीजें सीखी होती हैं, तो आप जब अपनी इस लाइफ में आते हैं, जब जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में नहीं है, आपकी सोशल लाइफ बहुत कम हो जाती है, आपकी एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती हैं, तो इसका असर आप पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो फिर आपको पता चलता है जिंदगी की असल हकीकत जो है ना, जिंदगी अब शुरू होती है। इसमें आपने देखना है कि कौन सी चीज को किस टाइम पे करना, उसको अपने आप इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आपने कुछ नहीं सीखा, आप मिसाल आप अपनी क्लास में गए हैं, आप टॉपर रहे हैं और आपने बड़ी अच्छी सी कुछ नहीं सीखा, तो ये वाली लाइफ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर यही मुश्किलात का सामना आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में किया हो, तो अब तक आप जो है एक अच्छा इंसान, या एक आप में बहुत सी तब्दीली आ चुकी होती है, जो आपको ये वाली जिंदगी गुजारने में जो है ना आसानियां पैदा करती है। वैसे ये वाली जो लाइफ हम्म। है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आपके पास आपके हर टाइम दोस्त नहीं है कि आप बाहर चले जाएंगे, या आप जो है वहां से उनसे बात कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा ठीक, या कुछ ऐसा। इसमें आपको जो है अपने चैलेंजेस को, अपनी मुश्किलात को खुद ही फेस करना पड़ता है। अच्छा अमीन, अरे, अच्छा। जितने भी लोग होते हैं ये जो वॉलंटियर काम करते हैं सोसाइटीज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में तकरीबन ये 10% लोग होते हैं ऐसे। तो इन 10% लोगों में शुमार होकर आपको कैसा फील होता है? क्या आप देखती हैं अपनी लाइफ में चेंज, क्या देखती हैं? इन 10% लोगों में शामिल होकर पहली तो बात है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और फख्र होता है कि अच्छा चलो मैंने 4 साल डिग्री तो ले ली, इसके साथ साथ कुछ और भी कर लिया। क्योंकि जो ये आपके सोसाइटीज हैं, आपको स्पेशली जो आपको वॉलंटियर वर्क है ना, वो आपको एक हम्बल इंसान कर देता है। तो जो है वो बाकी लोगों में थोड़ी सी पैदा हो जाती है, लेकिन टाइम लगता है और मुश्किल होती है। अब हमारे पास जो सोसाइटीज के लोग होते हैं जिन्होंने डिफरेंट काम किए होते हैं, उनके बहुत से स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। आप देखेंगे कि वो कोई इंसान जो है वो भूखा या बेरोजगार नहीं बैठा होता, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जॉब्स की निस्बत अगर आप देखें कि जो सोसाइटीज वगैरह में लोग होते हैं, इनको बहुत आसानी से इजीली जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि इनमें पब्लिक स्पीकिंग डेवलप हो चुकी होती है, इनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है, हो जाता है, इनमें क्रिएटिव राइटिंग जो है इनकी इंप्रूव हो जाती है। तो इनके लिए आसानी होती है कि अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को चलाने की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक, अच्छा, जी रिजवान साहब। हेलो रिजवान साहब, आपको आवाज आ रही है? मैं बात कर रहा था कि जैसे आपने बात की है कि यूनिवर्सिटी लाइफ। हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो। अच्छा, जिस तरह आप जिस तरह आपने बात की है कि 10%, हसीब भाई ने बात की है कि 10% लोगों में शुमार होते हैं हम लोग। तो इन 10% लोगों को में जब हम शुमार होते हैं, तो 90% ऐसी पॉपुलेशन है जो हमें डिग्रेड कर रही होती है क्लब्स की लाइफ को, क्लब्स के अंदर
तो जब आप इन चीजों को फेस कर रहे होते हैं तो आप इन चीजों को किस तरह हैंडल किया है आपने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, और क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेशन दी है, आप अपने क्या मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप क्लब के अंदर जुड़े रहे हैं, और किस बंदे ने आपको ज्यादा मोटिवेट किया है? ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि लोग बड़ा डिग्रेड करते हैं क्लब्स के लोगों को, स्पेशली जो आपकी क्लास होती है। और जब आपकी क्लास आपकी अचीवमेंट देखती है तो शायद वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, और कुछ ऐसे मसले मसाइल बहुत सारे सामने आते हैं। लाइक मेरे अपने 4 सालों में मैंने तो अपनी क्लास की बहुत बातें सुनी है कि जी रामीन को तो बस यही काम है, बस यही कुछ करना आता है, बस कुछ लिख लिया, पढ़ लिया, बैतबाजी कर ली, और वैसे नकाब करती है, वैसे बैतबाजी करती है, और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो मैंने ये हमेशा एक चीज थी जो मैम सिमाप थी, आपको याद होगा 100 में, उनसे ये सीखी थी बिल्कुल। कि लोगों का तो काम है कहना। वो आप बेहतरीन हालात में भी होंगे, आप कुछ भी कर लेंगे ना, तो वो आपको फिर भी कहते रहेंगे, तो एक तरफ छोड़ दें उनको, सिर्फ वो करें जो आपको खुद अच्छा लगता है। और मेरी जिंदगी में 4 सालों में स्पेशली मैंने देखा कि कामयाब वही इंसान होता है जो वो करता है जो उसका दिल कर रहा होता है करने को। मेरा दिल करता था बैटबाजी करने को, मेरा दिल करता था लिखने को, मेरा दिल करता था कि मैं क्लब की मीटिंग में जाऊँ। मैं क्लब की मीटिंग्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि वो स्लाइड्स तो आपको मिल जानी है, आपको रट्टा सिस्टम है आपका पाकिस्तान में, आपको वो स्लाइड्स मिल जानी है, उस स्लाइड में से पेपर आ जाना है, जैसे सारी दुनिया ने पेपर देना आपने भी दे देना। तो फर्क आप पे कहाँ से आना है, जो आपने अपनी दूसरी लाइफ के टाइम गुजारना है। तो हमेशा सिर्फ एक चीज ने मोटिवेट किया कि लोगों का काम है बोलना, मैं कुछ बेस्ट भी कर लूंगी ना तो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी। तो बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ती रही, और मैम से माँ उन्होंने सिखाया कि आपने अपनी रियलिटी में कैसे रहना है, रियलिटी को एक्सेप्ट कैसे करना है, और लोगों की बातों को कैसे इग्नोर करना है। वो मुझे हमेशा कहती होती थी, जब मैं उन किसी भी बात का कोई किसी ने ताना दिल था तो मैम को बताती होती थी, और मैम हमेशा ये कहती थी लोगों का काम है कहना, कहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। बस ये एक बात थी कि लोगों के कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। सही। मेरा ख्याल है मजहर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मदर साहब, मजहर, मदर साहब से कनेक्शन हुआ है? हाँ हो गया है, कनेक्ट हो गया, कांटेक्ट हो गया है मेरा उससे। ठीक है, चलें, जब तो वो आते अभी हैं आ तो रहे फिर हैं। हम अपना उनके साथ सेशन कंटिन्यू करेंगे। बाकी रमीन, आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और जो आम स्टूडेंट होता है जो यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाते, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? दोनों की लाइफ में, दोनों के बिहेवियर में क्या फ़र्क है? यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते मतलब बस कॉलेज तक पढ़ा उन्होंने इन लोगों में, और यूनिवर्सिटी के बच्चों यूनिवर्सिटी के इनमें स्टूडेंट्स डिफरेंस और पूछ रहे हैं। बाहर के स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाते, जो यूनिवर्सिटी से सीख नहीं पाते, उन लोगों की बात करें। सही। अगर देखा जाए तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो यूनिवर्सिटी लाइफ के बाहर रह के बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों से बहुत आगे चले जाते हैं। फर्क तब आता है जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ से कुछ सीखते हैं, आप अपनी डिग्री से कुछ सीखते हैं। आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे, ग्रेजुएटेड होंगे, लेकिन उनके पास उनकी फील्ड का नॉलेज नहीं होगा, उनको नहीं पता कि हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या किया, हमारा प्रैक्टिकल वर्क कैसा है। एज कम्पेयर टू दिस आप उसी फील्ड के कोई और बाहर का बंदा देखेंगे जिसके पास प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होगा, उसकी मॉरल वैल्यू स्ट्रांग होंगी, उसको पता होगा किसी से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, तो वो लोग भी कई दफे ऐसे होते हैं कि वो कामयाब हो जाते हैं। हम लोग जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, हमारे पास क्या होता है, हम एक डिग्री, मैं अपने साथ डिग्री तो नहीं लेके यहाँ बैठी, मेरी बात करने के अंदाज से, मेरी बातों से आपको पता चलेगा कि मैं कितनी एजुकेटेड हूँ, मेरे में कितने मैनर्स हैं, मेरे में कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या कुछ मैंने किया, क्यों किया। ठीक है, ये बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो है ऐसे मिल जाते हैं कि जो जिन्होंने कुछ नहीं, जिनके पास डिग्री नहीं होती, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। बिल्कुल। तो बल्कि हमें ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन पर पढ़ाई का असर कितना होता है। हम लोग जो है आजकल पढ़ाई को भी, मैं तो ये समझती हूँ हम लोग पढ़ाई को भी बदनाम कर रहे हैं। हम लोग की ऐसी हरकतें होती हैं कि जो जिनकी सोच पहले ही पसमानदा होती है, वो अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, यूनिवर्सिटी के हालात नहीं ठीक, यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं ठीक,
उनको कौन तासुर दे रहा है? उनको हम लोग भी तासुर दे रहे हैं ना, वो हमें ही देखते हैं कुछ ना कुछ करते हुए। तो हम लोगों को चाहिए कि हम एक अच्छा इम्पैक्ट दें, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी की तरफ भेजें और उन्हें तालीम याफ्ता करवाएं, क्योंकि अगर हम देखें तो तालीम किसी भी कौम के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे पास पाकिस्तान में तो तालीम का मेयार ही बहुत कम है, और पहले ही हम इससे बहुत पीछे जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए रोल मॉडल बने और लोगों को इस तरफ लेकर आए, पढ़ाई की तरफ। ठीक ठीक। अच्छा रवीन, जिस तरह आपने बात की कि फीमेल्स होती हैं और फीमेल्स का एक वैसे भी कॉन्सेप्ट बना होता है कि यूनिवर्सिटी का माहौल ठीक नहीं है। आप एक फीमेल भी हैं और उसके साथ साथ फिर आप एक क्लब के अंदर भी हैं। ताल्लुक जो है वो किसी एक मतलब एग्री साइंसेज से नहीं था, आपका ताल्लुक था न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से, जहाँ पे एक कंसेप्ट है कि बहुत ज़्यादा रट्टा लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आपको फैमिली की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, क्लास फेलोज की तरफ से और स्पेशली टीचर्स की तरफ से भी कभी डिग्रेड किया गया है, खास तौर पे फैमिली की तरफ से? फैमिली की तरफ से भी जैसे हर लड़की को मुश्किलात आती हैं, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा आई। किसी इवेंट पे जाना होता था स्पेशली, तो मुझे याद है बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती होती थी। जाने नहीं देते होते थे कि बस 7 लड़के ही हैं, तुम ही हो, बस तुमने ही आगे पहुंचना है। शुरू शुरू में क्योंकि मेरी दोस्तों को बिल्कुल परमिशन नहीं मिलती होती थी, तो मुझे घर वालों को ये बताना कि मेरी दोस्ती नहीं जा रही, मैं जा रही, तो वो एक बड़ा सीन क्रिएट हो जाता था। तो काफी काफी दफा ऐसे हुआ है कि बहुत डांट पड़ने के बाद, डांट खाने के बाद मैंने जाना इजीली परमिशन मिलने स्टार्ट हुई। लेकिन इसका मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कुछ करके दिखाते हैं ना, और आप एक रोल मॉडल बनते हैं, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी फैमिली मानती है। मैं नहीं जानती कि बहुत कम ऐसी फीमेल्स होंगी जिनकी फैमिली जो है उनको बहुत स्टार्टिंग से परमिशन दे देती होगी कि तुम ये भी कर लो, तुम वो भी कर लो, तुम ये भी कर लो। बहुत कम होगा। आपको पहले कुछ करना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, फिर आपकी परमिशन आपके पेरेंट्स जो हैं आपको प्रॉपरली आपको मानते हैं। क्योंकि फिर जब कंपटीशन वगैरह से वापस आते थे तो काफी देर हो जाती थी। फिर जैसे मैं डिफरेंट इवेंट्स करवाती थी सरेआम वगैरह के भी, तो वहां पे ज्यादातर मर्द हजरात होते थे और पब्लिक प्लेसेस होती थी। फैमिली वैसे भी मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो फैमिली थोड़ा सा हेजिटेट करती थी कि तुम ये क्या करना शुरू कर देती हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, और जब एक पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ा उन पे कि नहीं वाकई कुछ अच्छा कर रही है, वाकई कुछ डिफरेंट कर रही है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माने। और टीचर्स की तरफ से भी हुआ, टीचर्स की तरफ से भी, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे, मैं समझती हूँ जो हमारे यंग टीचर्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है एज कम्पेयर टू जो पुराने टीचर्स हैं काफी अरसे से बैठे हैं। क्योंकि उनकी वही बातें होती हैं कि ये इन सब करने से कुछ नहीं मिल जाना, तो काम तुम्हारी डिग्री आनी है। तो होती हैं टीचर्स की तरफ से भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स भी आपको समझते हैं, आपको अपना एक इम्पैक्ट देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो स्पेशली लड़कियों के बारे में ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में भी, कि जो क्लब्स की लड़कियां होती हैं पता नहीं वो कैसी होती हैं, वो हर टाइम लड़कों के साथ बैठी रहती हैं, वो ये कुछ करती रहती हैं, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सी क्लास हमारी कहती भी होती थी मुझे कि तुम ये है वो है, लेकिन अब आप यकीन करेंगे वही क्लास इस तरह की बातें करती थी, अब वही मुझे अपने पेज वगैरह बना के लिंक भेज रही थी, यार इसकी प्लीज प्रमोशन कर दो, इसका प्लीज ये कर दो, ये वो कर दो। तो वो अब समझ आती है ना कि देखा वो उस टाइम कुछ किया होता है ना, तो फिर इस टाइम आपको आसानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से टीचर्स होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं और बहुत से टीचर्स होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन मैंने अभी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बहुत ज्यादा टीचर होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ होते हैं लाइक बाबे कह लें आप कुछ ऐसे होते हैं जो करते हैं आपको क्रिटिसाइज, लेकिन टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट का सपोर्ट ही करता होता है हर पॉइंट पे। तो रिजवान साहब क्यों ना हम अपने अगले सेगमेंट में चलें फिर। मदर साहब का, हाँ, मदर अगले साहब सेगमेंट से आ रहे हैं कि एक नहीं आ सेकंड रहे? पहले तो आपका फेवरेट सेगमेंट रिजवान साहब? अगले सेगमेंट में जाने से पहले अगले सेगमेंट में जाने से पहले एक सवाल है कि रमीन कभी घर झूठ बोल के इवेंट पे गई है कभी? नहीं, मैं बता देती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं पकड़ी गई कि मैं चली गई हूँ तो फिर ज्यादा डांट पड़ेगी और मुझे दोबारा जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं जो भी होता था बस बता देती थी। एक दफा मुझे याद है, एक 100 के हमने ना दूसरा जो कैंपस था करीबी वहां जाना था कुछ इवेंट की ना प्लानिंग के लिए, तो मैंने बताया हाँ। नहीं हुआ था घर, मैंने फोन किया उसी टाइम कि मैं जा रही हूँ, तो ना घर से डांट पड़ी कि तुम बस बताती हो पूछती नहीं हो। मैंने कहा नहीं नहीं बस वो बहुत जरूरी है, उधर से बहुत शाम हो गई हम हमें।
तो फिर मुझे आज तक याद है वो बड़ा अजीब सा सीन क्रिएट हुआ था कि मैं बहुत लेट हो गई थी और मैंने बताया नहीं हुआ था। लेकिन ये मेरे पेरेंट्स को ये बात अच्छी लगती थी कि मैं बेशक बताती थी, पूछती नहीं थी, लेकिन बता देती थी, तो इससे बचत हो जाती। वैसे अच्छा अच्छा। पूछना ना पूछना वो एक बात की बात है, लेकिन पेरेंट्स से हर बात शेयर करना, लड़का हो या लड़की, हमेशा पेरेंट्स से बात शेयर करनी करनी चाहिए, जी और हमेशा उनको बताना चाहिए कि मैं क्या काम जी कर रहा हूँ और किस तरह कर रहा हूँ। तो रिजवान साहब आप स्टार्ट करें फिर अगला है ना। सेगमेंट। फिर वो आप नहीं बताते तो फिर वो आपके ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता। जब ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता तो आप कामयाबी तक पहुंचना, आगे और इवेंट्स में जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मतलब जब आर्जी तौर पे काम करना हो तो और बात है, जब परमानेंट काम करना हो तो फिर जी तो बताना पड़ता है। अच्छा, जी बिल्कुल। आप स्टूडेंट्स के सियासी किरदार के बारे में क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है कि स्टूडेंट को सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहिए या नहीं? जैसे कि मैं आजकल समाजी कारकुन के तौर पे काम कर रही हूँ, तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप सियासत की तरफ आए, क्योंकि हमारे मुल्क को जो है ना अच्छे पॉलिटिशियंस की बहुत जरूरत है, पढ़े हम्म। लिखे पॉलिटिशियंस की, यूथ की जरूरत है। मेरे ख्याल से यूथ को जिसका रुझान हो अपने मुल्क की तरफ, उसके काम की तरफ, उसको जरूर आना चाहिए, ताकि हम एक शफाफ हुकूमत अपनी लेके आ सके और अच्छे हुक्मरान, पढ़े लिखे हुक्मरान जो है वो लेके आ सके। तो मेरे ख्याल से तो जरूर आना चाहिए। सही। अच्छा, अब आपके ख्याल में कौन सी जिंदगी बेहतर है जो स्टूडेंट को ज्वाइन करनी चाहिए? पॉलिटिकल सियासी पार्टी, या किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी सियासी पार्टीज होती हैं, उनको ज्वाइन कर लें, या क्लब को ज्वाइन कर लें, सोसाइटीज को ज्वाइन कर लें? नहीं, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल पार्ट वो जो होती है वो तो नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन क्लब्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत क्लब को इम्प्रूवमेंट ज्वाइन होती कर। है अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी प्रोफेशनल जिंदगी आसान हो और आप प्रोफेशनल जिंदगी में जल्दी कामयाब हो जाए, तो आपको जरूरी है कि आप क्लब्स को ज्वाइन करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। जैसे आप देखते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हर तरह के क्लब हैं, आपका आर्ट क्लब है, आपका डिबेटिंग है, आपका मीडिया है, आपका सॉ है, आप जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है आप वो ज्वाइन करें। हम्म। सही। अच्छा, वैसे मुल्की सतह पर स्टूडेंट का सियासी किरदार होना चाहिए, मुल्की सतह पर अपर लेवल पे स्टूडेंट्स का। रमीन आपको आवाज आ रही है? और स्टूडेंट्स का, जी जी, स्टूडेंट्स का होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क को जो है यूथ की बहुत जरूरत है। हमारी जो यूथ है, स्पेशली हम देखते हैं वो सियासत से बहुत दूर भागती है। शायद वो कहीं किसी हद तक सही भी है कि सियासत वो समझते हैं कि एक बुरी चीज है, इंसान खराब होता है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर तरीके से लेकर चलें तो यूथ को आगे आना चाहिए, क्योंकि अब यूथ ने ही मुल्क को लेकर चलना है। अब हमें वक्त आ गया है कि हमें वो बुरे लोग जो हैं, जो अपनी रेस की बेस पे या अपनी किसी किसी जात पात के नस्ल के तरीके से अपने लेके बैठे हुए हैं, अब हम उनको पीछे करें और यूथ जो है वो आगे है। जी बिल्कुल। सही। अच्छा, आपके ख्याल में क्या मौजूदा हुकूमत सही काम कर रही है या नहीं? आपने सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना है। ये वो सवाल है कि अगर मैं कहूँ, हम यूएन वॉलंटियर्स को इस सवाल के जवाब देने की भी इजाजत नहीं नहीं, आप अपनी पर्सनल बेसिस पे बता रही है ना। मतलब आप यूएनवी की तरफ से तो नहीं, आप उनको रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही ना, आप सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर राइटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ना आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पे बता रही हैं। जी। हाँ, मौजूदा हुकूमत काम कर रही है या ठीक काम कर रही है या नहीं? ठीक कर रही है। ठीक कर रही है। ठीक वाह है। माशाल्लाह। चलें अच्छा, रिजवान साहब, अब बात हमारा फिर आखिरी से खत्म सेगमेंट है होगी। जो बहुत मजे का होता है, और वो हमारा हर गेस्ट उस सेगमेंट से भागने की कोशिश करता होता है। अच्छा, ऐसा कौन सा सेगमेंट है? अगला सेगमेंट अभी कुछ ऐसा है स्टार्ट करते हैं। कि गेम है एक छोटी सी। तो हम आपसे एक लफ्ज या दो लफ्ज बोलेंगे, आपने उसका सिर्फ एक लफ्ज में जवाब देना है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। वन वर्ड गेम कह लें आप। तो ओहो, एनी अच्छा। एनी सेलिब्रिटी क्रश? नो। कोई भी नहीं? नहीं। अच्छा, रिजवान साहब दूसरा पॉइंट आप पूछ लें। यूनिवर्सिटी क्रश?
उन्होंने उन्होंने क्या नहीं? 6 सेमेस्टर तक बहुत है। अच्छा, उसके बाद? नहीं, उसके बाद mature हो गई। ठीक। अच्छा। अच्छा, कभी यूनिवर्सिटी में आपको दिल्ली सदमा पहुंचा है? वो टीट किस्म का दिल्ली सदमा जिसने आपको रुला दिया हो? नहीं नहीं, इन आमतौर चीजों का टाइम नहीं मिला। नहीं, आप कोई भी, मतलब आमतौर पे लड़कियां बहुत जल्दी रोने लग जाती हैं, तो कोई ऐसा सदमा पहुंचा हो, किसी ने इस तरह का हर्ट किया हो कि आप बैठ के कोने में बैठ के रोने लग गई हो? जब 100 से रिजाइन किया था। ओ, ओह। एक्सपो सेंटर या फिर क्या नाम इसका, कॉरिडोर, सॉरी कॉरिडोर। सेंटर और क्लॉक टावर। क्लॉक टावर। क्लॉक टावर। क्लॉक टावर, जी कैफे या सीएस कैंटीन? इनका तो जी कैफे ही होगा। नहीं, सीएस कैंटीन जरा नजदीक है। सीएस कैंटीन। नहीं, सीएस कैंटीन। आप न्यूट्रिशन की हो सबा कमर या किस कैंटीन नवाजुद्दीन को प्रेफर सिद्दीकी? कर रही हैं वैसे? ये नहीं एक नहीं, जी अजीब सवाल। कैफे नजदीक है हमारा, जी कैफे था। वही जी कैफे के उधर हो जी गया। कैफे में कुछ खाने को अच्छा नहीं मिलता। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और साइंस ब्लॉक या फिर कॉरिडोर? कॉरिडोर। कॉरिडोर, ठीक है। क्योंकि वैसे जो हमारे जैसे जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो कॉरिडोर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और कॉरिडोर सबसे बेहतरीन रास्ता है गुजरने के लिए। बिल्कुल। अच्छा। और ज्यादा अच्छा भाग दौड़ भी उधर ही। रमीन, एक पर्सनल क्वेश्चन है। वो ये है कि हाँ जी। आप जब शाह के अंदर आई हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर आई हैं, तो आप नकाब नहीं करती थी, बाद में आपने नकाब करना शुरू कर दिया, कोई खास वजह है अगर आप बताना चाहिए तो? बिल्कुल, मैं ये बताना, बल्कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे अच्छा लगा आपने ये पूछा। जब मैं आई तो मैं बिल्कुल नकाब वगैरह नहीं करती थी, और शायद इसको मैं ज़रूरी भी नहीं समझती थी। लेकिन जब मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि यार, जब मैं बैतबाजी कर रही होती हूँ, मैं बोल रही होती हूँ, या मैं कोई पोएम प्रेजेंट कर रही होती हूँ, तो मेरे आगे हजारों की तादाद में लोग होते हैं, और कोई पिक्चर्स लेते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो मैं किसी को रोक नहीं सकती। जब मेरा पहला इन हाउस था कंपटीशन 100 का, बैतबाजी जब हम कर रहे थे, मैं और इकरा थी मेरी पार्टनर, तो मैंने कभी भी जो है डेली किया होता था। अच्छा, वो जब लोग तस्वीरें खींचते थे और वीडियोस बना रहे थे, तो हम तब बड़े इमेच्योर होते थे, तो हमने कहा यार ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, ये क्या हो गया। हमने जाके, अलीम भाई होते थे, सलमान होते थे, हमने उन्हें कहा कि ये तो वीडियोस बना रहे हैं, हमने नहीं ऐसे करनी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। तो वो, अच्छा, फिर हमने कहा चलो कोई बात। फिर जब मैं और एक्टिविटी स्टार्ट की, वॉलंटियर वर्क स्टार्ट किया, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कांटेक्ट था हमारा, हर टाइम मेल्स थे, हर हर इवेंट करवाना है, वहां पे आदमी है, हर जगह आदमी थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं हर एक के लिए तो नहीं हूँ, मैं शायद मुझे नकाब करना चाहिए। तो मैंने कुछ सीनियर से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि अगर तुम कर सकती हो ना आगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पार्टी आई तो फंक्शन आया तो उतार दिया, अगर तुमने वाकई करना है, तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो तो करो। फिर मुझे ये पता नहीं क्यों अंदर से एक एहसास होता रहा कि यार, हर एक के लिए नहीं, हर एक के लिए तो नहीं, अगर या तो फिर मैं अपना काम छोड़ूं, या फिर मैं नकाब करना शुरू करूं। तो अब जो है डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, अगर आप अब तो गूगल भी करें तो वहां पे रामीन रियाज की तस्वीरें आ जाती हैं। तो फिर मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर मैं नकाब ना करती होती तो शायद वही मेरी दूसरी तस्वीरें होती, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि हर एक के फोन में मेरी तस्वीर हो, तो बिल्कुल। इसलिए मैंने नकाब फिर करना शुरू बिल्कुल, बहुत अच्छा, अच्छी मैं बात। अच्छा, रमीन, कभी डीएचक्यू की तरफ से बुलावा आया आपको? किया। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी लाइफ सोशल लाइफ भी गुजारी और कभी बुलावा नहीं आया, बड़ा शुक्र है। वैसे ये बड़ी हैरानगी वाली बात होती है कि इतने सोशल बंदे को कभी यहाँ से बुलावा ना आए। बिल्कुल। और मैं तो बल्कि शुक्र अदा करती हूँ कि नहीं हुआ, 4 साल की जिंदगी इज्जत से गुजर गई, वरना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किनारे पहुंच के अक्सर सफीने डूब जाते हैं, तो अच्छा रमीन, अच्छा। आपसे एक और सवाल है कि कोई अच्छी आदत जो आप चाहती हैं कि आपके अंदर हो? और सब्र करने की, मैं थोड़ी सी जज्बाती हो जाती हूँ जल्दी, तो
कोशिश करती हूँ कि सब्र जरा ज्यादा हो, लेकिन नहीं है, थोड़ी जल्दी मैं जज्बाती हो जाती हूँ। जज्बाती थोड़े कम हुआ करूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे में हो, काम भी करती हूँ मैं इस पे, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि ये इनहेरिटेड है, मेरे पेरेंट्स में भी मुझे लगता है ज्यादा ही जज्बाती। ठीक ठीक। अच्छा। अच्छा नवाजुद्दीन, इन दोनों में से आपने एक को सिलेक्ट करना है, नवाजुद्दीन या सबा कमर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी या सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर। अच्छा। सबा कमर। ये कंटिन्यूसली सबा कमर को ही सिलेक्ट किया जा रहा है। अच्छा। इसके बाद है कि अगर आप कोई ऐसी वो मेरी आदत बहुत आपके अंदर। फेवरेट है। अच्छा। सही सही सही। कोई ऐसी आदत जो आप चाहती हैं कि आपके अंदर ना हो। अम, जल्दी गुस्सा करने की। अच्छा, मतलब ये उसका उलट कह लें। वाइस वर्सा ही आपने बता दिया। हाँ हाँ। जी, क्योंकि मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। वैसे रमीन, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो सबा कमर है, उनके बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूं। सबा कमर विदाउट एनी सिचुएशन अपने आंसू निकाल सकती हैं। बैठे बैठे वो रोना शुरू कर देती हैं। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, वो वाह, मुझे नहीं मतलब पता था ये। ठीक है रिजवान साहब, सेशन को अच्छा खत्म अच्छा। करते हैं और बस एक कंक्लूडिंग। नहीं, एक सवाल जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ खास तौर पे। वैसे तो यहाँ पे कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन मैं 3 नाम लूंगा। उन तीनों नामों में से आपने सिलेक्ट करना है एक। आप एक गाड़ी पे जा रही हैं, ठीक है। उस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह है, ठीक है, और दूसरा बंदा बैठ नहीं सकता। रास्ते में एक जगह पे रात का अंधेरा है और 3 लोग खड़े हुए हैं। 3 लोग कौन है? मैम सिमाम आरफ, नुमान लतीफ और राबिया लतीफ। 3 लोग खड़े हुए हैं और आपने इन तीनों में से एक को अंदर बिठाना है, और जो बच जाएगा उसके पीछे बहुत मुसीबत आ रही है, तूफान आ रहा है, तो आपने एक बंदे को सिलेक्ट करके अंदर बिठाना है। किसको बिठाएंगे? ये आपने काफी अंदर की बातें जानने के बाद ऐसा सवाल पूछ लिया मेरे से। सिमा वारिफ। सिमावार मैम सिमाम आरफ, यानी अब सिमा नुमान वारिफ। लतीफ भाई और मैम राबिया लतीफ दोनों को पीछे छोड़ जाएंगी मरने के लिए। नहीं नहीं, मतलब अब ऑप्शन एक ही है तो इसलिए सिमा वारिफ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो दोनों जाए बाढ़ में। अच्छा वैसे अच्छा। आखिरी एक ठीक सवाल, है। इंक्लूडिंग सवाल करना चाहूंगा कि अगर आपको एक और जिंदगी मिले तो आप उसके अंदर क्या तब्दीलियां करना चाहेंगी? जिंदगी में या अपने आप में? वो आपकी चॉइस है। और जिंदगी मिल जाए तो मुश्किल सा सवाल है। शायद और रमीना, आपकी आवाज हट रही है। रिजवान साहब, मेरे ख्याल में कनेक्शन खराब हो गया इनके साथ। हाँ, अगर कनेक्शन लॉस्ट हो गया है तो देख लें। कनेक्शन खत्म हो गया मेरे ख्याल में रमीन के साथ, उनकी आवाज बंद हो गई, उनकी तस्वीर भी हट गया। तो इस तरह करते हैं, फिर हम अपने अच्छा, सेशन को खत्म करते हैं। सेशन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले। अच्छा वॉलेंटियर हाँ। वर्क कर लूं, जो वॉलेंटियर वर्क करने का बहुत अच्छा, उनके साथ कनेक्शन टूट गया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थी सईदा रमीन रियाज। सईदा रमीन रियाज एक यंग वॉलंटियर हैं, और इनका खास तौर पे स्टूडेंट्स के साथ और नौजवानों के साथ रिलेशन रहता है, और ये हर तरह के मामलात को स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हल करना चाहती है। खास तौर पे स्टूडेंट्स के हवाले से इनकी बातें बहुत ज़्यादा मैनीफेस थी और बहुत ज़्यादा रहनुमाई वाली थी, खास तौर पे पॉलिटिक्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से, और इससे बढ़ के इंटरटेनमेंट के अंदर जो हमारे सेगमेंट थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहनुमाई थी। आपका बहुत शुक्रिया रमीन, सैयदा रमीन रियाज, आप हमारे में तशरीफ लाई, हमने अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमें टाइम निकाल के दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश और खराम रखे।